नमस्कार दोस्तों। तो भैया फिर से एक और बुक डोज के साथ हम हैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार। और डोज जो है वो निकलने वाला है इस किताब से जहाँ से पिछले 2 डोजेस निकल चुके हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल। बहुत ही बेहतरीन किताब है यार। सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद में ना तो और मजा आने वाला है आप लोगों को। मैंने सेकंड टाइम पढ़ा है सेकंड चैप्टर सेकंड टाइम, ताकि डोज निकले बढ़िया सा। ठीक है, समराइज नहीं, इसके अंदर से पिन पॉइंटेड चीजें निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो जो अपना जो चैप्टर का जो नाम है वो है लक एंड रिस्क, और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है नथिंग इज एज गुड एज और एज बैड एज इट सीम्स। क्यों लिखा हुआ है भैया? देखो किताब किस सेंस में, किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, पहले वो समझ लेते हैं कि एनवाईयू प्रोफेसर स्कॉट हैज रिलेटेड आइडिया दैट इज सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन जजिंग सक्सेस। बेटा जब सक्सेस को जज कर रहे हो ना तो ये लाइन हमेशा दिमाग में डाल लो कि नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। कोई भी चीज बहुत अच्छी नहीं है जो दिख रही है, या फिर उतनी बुरी भी नहीं है जैसी वो दिख रही है। उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं? वो रिस्क और लक से जुड़े हुए होते हैं, जिनको कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। स्टार्ट होगी बिल गेट्स की कहानी, यहीं से स्टार्ट हो रही है तुरंत। ठीक है, क्या है इस कहानी में? देखो कहानी तो क्या है, 2-3 पेज की है, इसलिए क्या है ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि भैया बिल गेट्स के बारे में अगर देखा जाए तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे बहुत सालों तक। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी फाउंड कर ली थी। 25-26 की उम्र में ये बंदा मिलीनियर बिलियनियर था। लेकिन अगर देखा जाए कि लक फैक्टर कहां पे काम किया, तो इस किताब के सेकंड पन्ने में ये कहते हैं कि भैया 1968 में 13 साल की उम्र में इस बंदे ने एक ऐसा स्कूल ज्वाइन किया जहां कंप्यूटर थे। इट वॉज 1968। उस समय की ही अगर बात ये कर रहा है तो उसमें कहता है कि भैया यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 303 मिलियन के आसपास बच्चे थे जो हाई स्कूल के आसपास में पढ़ रहे थे उस समय पे। अकेले अमेरिका में 18 मिलियन बच्चे थे। उसके अलावा लगभग 2,70,000 वॉशिंगटन में रह रहे थे। उसके अलावा 1 लाख उस सिएटल, जहां की जिस एरिया में ये थे, सिएटल एरिया में रह रहे थे। ओनली 300 बंदे थे जो लेक साइड स्कूल में गए। तो 303 मिलियन से ये पूरी की पूरी कहानी नीचे आ जाती है, और 300 लकी बंदों में से ये थे जिनके पास कि यार उस जमाने में कंप्यूटर था, वरना कहां से सॉफ्टवेयर बन जाता। बिल गेट ने खुद कहा कि इफ देयर इज नो लेक साइड देयर इज नो माइक्रोसॉफ्ट। अगर वो स्कूल नहीं होता कंप्यूटर के साथ तो माइक्रोसॉफ्ट कभी बन ही नहीं पाता। मानते हैं इस बात को? तो ये लक था भाई। अच्छा, ये तो हमने अपसाइड बात करी। दूसरी तरफ एक बात करते हैं। देखो पॉल एलन को सब जानते हैं, बेचारे 2018-19 तक थे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कभी जुड़े रहे, कभी अलग हो गए, लड़ाइयां हुई। लेकिन एक और बंदा था जिसका कि नाम था केंट इवेंस। अभी केंट जो है ये बिल गेट का बहुत अच्छा दोस्त था, और जो पहली प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की थी, सम क्लासरूम के कुछ शेड्यूल्स वगैरह बनाने थे बच्चों के, तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसको सॉल्व किया था इन्होंने कंप्यूटर से। वहीं से रिकॉग्नाइज भी हुए थे, वहीं से इंटरेस्ट भी जगा था। तो दूसरा बंदा जो बिल गेट के साथ में था वो एक केंट ही था। एक तरफ बिल गेट, इतनी लंबी लाइफ, इतने सारे लक, बैड लक, गुड लक, जितनी भी सब चलते गए, और वो इतने अमीर आदमी बने, आज भी बेचारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वर्ल्ड में। दूसरी तरफ केंट, जो बिल गेट खुद कहते हैं कि कई बार वो मुझे खुद से भी ज्यादा समझदार मालूम पड़ता था। ये बच्चा हाई स्कूल भी नहीं कर पाया, उससे पहले इस दुनिया को अलविदा कह गया। किसी माउंटेनियरिंग में गया, वहां एक एक्सीडेंट हुआ। क्या कहेंगे अब? अगेन लक एंड रिस्क। रिस्क जीत गया, ज्यादा हो गया, बेचारे चले गए। तो अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाए? यहां पे ना समझने की बात यह है कि अगर बिल गेट उस स्कूल में ही नहीं जाते जहां पे कंप्यूटर था, तो क्या वो सक्सेसफुल होते या नहीं होते? मैंने तो पहली लाइन में बोल दिया, बिल गेट ने भी बोल दिया, पर क्या पता किसी और जगह से भी निकल आते। नहीं कैलकुलेट किया जा सकता ना उस लक को, क्योंकि वो तो मिल गया। और क्या यह असरटेन किया जा सकता है कि अगर केंट उस एक्सीडेंट में नहीं अपनी जान देते तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर से लेके माइक्रोसॉफ्ट को इतनी बड़ी कंपनी बनाने तक, या फिर माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी कंपनी बना देते? कुछ चीजें कैलकुलेट नहीं की जा सकती हैं, और कुछ चीजें जो हमारे हद से बाहर होती हैं उनके बारे में सोच के अपना दिमाग खराब मत करो।
अपना काम करो, यही ये बता रहा है। कि आगे भी देखो इसमें क्या बोला है कि काफी समय पहले की बात है, आई आस्क्ड इकोनॉमिक रॉबर्ट सिलर हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग दैट वी कांट नो। ऐसा क्या जानते हो आप कि इकोनॉमिक्स में कि जो हम सब नहीं जानते हैं, भाई तुम्हें नोबेल प्राइज मिला है। द एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन सक्सेसफुल आउटकम। उन्होंने कहा कि भैया वो जानते हैं कि सक्सेसफुल आउटकम में ना लक का कितना हाथ है, इसीलिए मुझे नोबेल प्राइज मिला है। तो भैया सिंपल कैलकुलेशन सब जानते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करना, भले ये बात मजाक में कही गई हो, लेकिन हर इन्वेस्टर का सपना होता है कि वो जान जाए यार, उसका लक काम कर जाए, लेकिन लक को कैलकुलेट करना किसी को नहीं आता है। देखो इसी पर एग्जांपल है अगला। से आई बाय अ स्टॉक एंड 5 years later it gone nowhere. It's possible that I made a bad decision by buying it in the first place. It is also possible that I had made a good decision that has 80% chance of making money, but it just happened end up on the side of unfortunate 20%. देखो हो सकता है यार कि 80% वाले साइड में थे, 20% साइड में थे, लेकिन जब वो नहीं चला तो अब डिसाइड कैसे होगा कि भैया तुम 80% में थे या 20% में थे। ठीक है, अब इन सब के लिए रेमेडी क्या चीज है, मतलब यार क्या है जो इन सब चीजों को, जो ये दिमाग खराब वाली चीजें जो अभी तक मैंने सब बताई है कि यार वो वहां पहुंचता कि नहीं पहुंचता, ये यहाँ होता कि नहीं होता, ये होता वो होता ये होता। एक चीज तो हमने क्लियरली मान ली है कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ से बाहर हैं, मान जाओ इन बातों को। चाहे तुम किसी और आदमी की तरफ भी उंगली जब कर रहे हो ना कि यार ये आदमी ना यार खत्म है यार, ये इसने बहुत कोशिश करी कुछ नहीं हुआ इसका, उस समय पे भी दिमाग में रखना कि बाबा हो सकता है कि उसका जो रिस्क फैक्टर था उसके लक फैक्टर के ऊपर चढ़ गया, और जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है जिसके पीछे तुम एकदम बिल्कुल तलवे चाटने को तैयार हो, उसके साथ कुछ उल्टा हुआ हो, उसका लक रिस्क के ऊपर चढ़ गया और उसकी गाड़ी चल पड़ी। तो इसके लिए रेमेडियल एक्शन क्या है? This is not an easy problem to solve. Definitely, in identifying what is luck, what is skill, and what is risk is one of the biggest problem we face when trying to learn about best way to manage money. जब पैसे के बारे में ये सब बातें आती है, पैसे के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यार ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं की जा सकती हैं, लेकिन दो चीजें हैं जिनसे कि हम समझ सकते हैं चीजों को बेहतर तरीके से या अपने को सही डायरेक्शन में डाल सकते हैं। एटलीस्ट बी केयरफुल who you praise and admire, be careful who you look down upon and wishes to avoid becoming. दोनों तरह की चीजें जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यार कोई बहुत ही अच्छा है, उसके बिल्कुल पैरों में पड़ने को तैयार, और किसी बेचारे को आप तुम कर रहे हो यार इससे तो बात करना ही बेकार है। अवॉइड करो इन दोनों चीजों को। हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, और इसके आगे की 4 लाइनें सेम टू सेम पढ़ के बताऊंगा। जो ऑथर बोलता है कि यार जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था ना, तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को लेके ना उसको एक लेटर लिखा था। जब वो बड़ा होगा वो पढ़ेगा या जो भी होगा, लेकिन उस समय पे उसने कितनी प्यारी बात बोली थी। Some people are born into families that encourage education. Others are against it. Some are born into flourishing economic encouraging and entrepreneurship. Others are born into war and disruptions. I want you to become successful. I want you to earn it. But realize that not all success is due to hard work and not all poverty is due to laziness. Keep this in mind when judging people, including yourself. ये था इसका जिस्ट यार, सबसे मेन चीज है। therefore focus less on specific individual and case studies and more on broader patterns. ब्रॉडर चीजों पे ध्यान दो। भाई बिल गेट्स किताब पढ़ते थे, ये अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किताब आज भी पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन बिल गेट यार कौन सी किताब पढ़ते थे वही पढ़ के मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ये सोचना बंद करना होगा। या फिर मार्क जकरबर्ग नाश्ते में कौन सा खाता है चीजें उसी से मैं बनूंगा, या अंबानी साहब हमारे जो हैं वो दिन में कौन सी तरह का फ्लाइट पकड़ते हैं या कौन से तरह के कपड़े पहनते हैं उससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो भैया बेवकूफियत है, यही यहाँ पे समझने की चीज है। सारी चीजें करो, अच्छी चीजें करो, लेकिन कभी कभी
लक अगर साथ नहीं दे तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम आएगा ठीक है उसके साथ। लेकिन कभी-कभी अगर वो ज़रूरत से पहले सक्सेस भी मिल गई है, अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है, नहीं यार कुछ भी करूँगा, अगला चैप्टर और मज़ेदार होने वाला है। कि जब सक्सेस मिलती जाती है ना, तो रिस्क कहाँ पे लेना, रोक देना चाहिए, उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।